गुड मॉर्निंग चूतियों। मैं कौन हूँ? मैं चूतियों का शहंशाह हूँ, चूतियों का सरताज। आज मैं हठ योग की एक बुक खरीद के लाया हूँ। हस्त योग नहीं, हठ योग। दो प्रकार, बहुत कम डिफरेंस है। हस्त योग और हठ योग में सिर्फ एक शब्द, लेटर एस का डिफरेंस है। हठ योग, हस्त योग। हस्त योग के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो योगा हस्त अर्थात हाथ के द्वारा किया जाए वो होता है हस्त योग, और हठ योग सिर्फ उसमें एक एस एब्सेंट होता है तो वो होता है हठ योग। तो हठ योग के बारे में मेरे को सबसे पहले पता पड़ा था, मेरे मामा ने मेरे को बताया था। मेरे मामा ने मेरे को एक हैंडआउट प्रिंट करके दिया था। उसमें कैंडल गेजिंग एंड मिरर गेजिंग के बारे में ज्ञान छोड़ा हुआ था मतलब ज्ञान छोड़ा हुआ था। तो वो हैंडआउट्स थे, उसमें ओशो रजनीश ने जो उसके अनुयायियों को कैंडल गेजिंग एंड मिरर गेजिंग एंड इनर त्राटक, मतलब दर्पण त्राटक और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कैंडल गेजिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुछ बोलते होंगे, आइडिया नहीं मेरे को। तो कैंडल गेजिंग, मिरर गेजिंग एंड इनर आई गेजिंग, तो ये मेरे को सबसे पहले मेरे को वहाँ से पता पड़ा था। वो उसमें ही लिखा हुआ, सेंड आउट में ही लिखा हुआ था कि ये जो तीनों काम होते हैं गेजिंग टेक्निक्स, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मेरा तो पता नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैंने काफ़ी कैंडल गेजिंग एंड मिरर गेजिंग करी है। तो उस हैंडआउट में लिखा हुआ था कि एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती को जलाया जाए और उस मोमबत्ती की लौ को जब तक घूरा जाए तब तक घूरा जाए, जब तक आँखों से आंसू नहीं, जब तक घूरा जाए तब तक घूरा जाए का मतलब कि पलक नहीं झपकानी होती। जो आई ब्रोज होती हैं ये वाली, ये आई ब्रोज तो ये होती है कुछ आई लिड्स। तो आई लिड्स को नीचे नहीं करना होता है, आंखों को बंद नहीं करना होता है। इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन लेना पड़ता है, इतना स्ट्रेस लेना पड़ता है कि जो दिमाग के अंदर की जो होती है ऑप्टिक नर्व वगैरह जो होती है, और जो आँखों से रिलेटेड आइटम होता है खोपड़े के अंदर, तो उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाए। जब कैंडल की फ्लेम पर फोकस करते हैं बिना पलक झपकाए तो बहुत स्ट्रेस जनरेट होता है। ये पूरी नेसल कैविटी जो होती है वो एकदम से एजिटेट हो जाती है। और फिर अगर उसको बिल्कुल सेंटर में देखा जाए कि दोनों आँखों को इक्वल दोनों आँखें की दोनों घोटियाँ हैं, वो इक्वल मैग्नीट्यूड से अगर देखें, घूरें उस कैंडल की फ्लेम को, और वो भी सिर्फ एक पॉइंट पर, तो बहुत जल्दी ये सब एक्टिवेट हो जाता है। नेसल कैविटी, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल जी लैंड, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत कुछ होता है। तो कैंडल गेजिंग से मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी एक बार जब मैंने भांग में धुत होकर मैं लेटा हुआ था, तो मेरे मूलाधार चक्र पे थोड़े से वाइब्रेशंस मैंने फील किए। गुदगुदी हो रही थी। मेरे जो आंड होते हैं ना, जो आंड होते हैं उसके नीचे होता है एक थैली, उस थैली को बोलते हैं स्क्रोटल सैक। तो एक ज़माने की बात थी जब मैं भांग में धुत होकर लेटा हुआ था, तो एकदम से मेरे आंडों में खुजली, आंडों के नीचे वाली थैली जो होती है अर्थात स्क्रोटल सैक्स, उनमें थोड़ी सी गुदगुदी हुई। तो गुदगुदी मतलब खुजली, गुदगुदी। तो मेरा मन किया कि खुजली मचाऊं, हिलाऊं, बट फिर मेरे दिमाग में एक इंट्यूशन आया कि क्यों ना इस एनर्जी को नीचे से ऊपर ले जाया जाए। तो मैं उठा, मैंने फ़ैन बंद किया, मोमबत्ती जलाई और बैठ गया। उसके बाद फिर मैंने कैंडल की फ्लेम को घूरा गुस्से में, और गुस्से में घूरा मैंने।
वैसे मेरे जो मामा ने बताया था और जो उस किताब में भी लिखा था, उसमें गुस्से का जिक्र नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ गेजिंग करने को बोला गया था। बट मैं गेजिंग करने के साथ साथ गुस्सा भी आता था मेरे को, तो मैं गुस्से में कैंडल की फ्लेम को देखता था। तो जो नीचे जो स्क्रोटल सैक्स में मेरे जो झंझनाहट गुदगुदी हो रही थी मूलाधार चक्र में, वो धीरे धीरे वो ऐसी ऊपर उठी कि बीच में किसी चक्र पर वो नहीं रुकी। मेरे को 2 ही जगह वाइब्रेशंस फील हुए, पहला तो आड़ में और दूसरा इधर यहाँ पे इसके पिछाड़े में ऐसे बड़ 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 ऐसे वाइब्रेशंस फील हुए मुझे। तो और उसके बाद फिर एक और चीज़ फील करी मैंने कि जो मेरा ये पीठ है, पीठ जिसको बोलते हैं इंसान का बैकयार्ड मतलब गांड नहीं होता, ठीक है, वो तो लोअर बैक होता है। गांड जो इंसान का गांड होता है, पुट्ठा, धुर्री, एस, दैट इज़ लोअर बैक। इंसान का बैकयार्ड होता है पीठ। तो पहले मेरा निचला पोर्शन झंझनाया, गणेश चक्र, मूलाधार चक्र झंझनाया। उसके बाद फिर जब मैंने कैंडल गेजिंग करी, मैंने जब मोमबत्ती की लौ को गुस्से में घूरा, उसके बाद मेरा जो शिव चक्र होता है वो झंझनाया। उसके बाद मेरी पीठ जो थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एंटर करी, ऐसे जैसे चिलिंग, जैसे बहुत सारी सुइयाँ चुभी हों, बट उन सुइयों के चुभने से क्या बोलते हैं, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना कुछ पेन हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा जैसे कि एकदम से कुछ इनटेक किया हो मेरे शरीर ने, पीठ की तरफ से मेरे अंदर कुछ घुसा, बहुत सारा कुछ, ऐसे ठंडी सुइयाँ। तो ऐसे एक बार जो ये कैंडल गेजिंग करने से मेरे को एक बार मेरी कुंडलिनी जो एनर्जी होती होगी, मुझे नहीं पता कि कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है, आई डोंट नो, बट ऐसा है वाइब्रेशन। मेरे को ये भी नहीं पता कि कितने चक्र फक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं शायद, मेजर 7 चक्र होते हैं, बाकी वैसे बहुत सारे होते हैं शायद, है ना। तो मेरा जो मूलाधार चक्र है, गणेश चक्र, वो झंझनाया। उसके बाद फिर थर्ड आई झंझनाया। अभी तक मेरे से 2 ही झंझनाए, और किसी, हाँ, ये सोलर प्लेक्सस जो होता है ये भी झंझनाता है, बट ये नेगेटिव तरीके से झंझना चुका है, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है। ये लौंडियाँ होती हैं ना, जो बदजात लौंडियाँ, जो मेंस्ट्रुअल जब बदजात लौंडियाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती हैं, तब अगर उनकी वो बददुआएँ दें, तो ऐसा सुनने में आया है और ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है मैंने, बट मेरे पास प्रूफ नहीं है कि, है ना, मर्दों का जो हार्ट चक्र होता है, हार्ट चक्र मतलब जो सोलर प्लेक्सस चक्र फक्र होता है, उसमें वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वहीं पे एक होती है आर्टरी, उसको बोलते हैं एओर्टा, तो हार्ट बीट तेज हो जाती है थोड़ी। तो अभी तक मेरे सिर्फ 3 चक्र ही एक्टिवेट हुए हैं, और वैसे तो मेरे और भी चक्र हुए होंगे। जैसे मेरा गला जो है, मेरा जो कंठ है, मेरा जो थ्रोट चक्र है, मुझे पता नहीं कि वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, बट मेरी काफ़ी बुलंद आवाज़ है। और मैं, है ना, जब से मैंने धतूरा खाया है तब से मैं, है ना, नई प्रकार की आवाज़ें निकाल लेता हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसी आवाज़ें भी निकाल लेता हूँ कि मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। बाकी तो मैं ए आर रहमान का बाप भी हूँ, है ना, मैं गाने भी गा चुका हूँ पहले। तो मैं वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैं काफ़ी तरीके की आवाज़ें निकाल सकता हूँ अलग अलग। कभी कभार तो मैं ऐसी खतरनाक आवाज़ें निकालता हूँ कि मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि मैं हूँ। कभी कभार गुस्से में मेरी आवाज़ें इतनी खतरनाक हो जाती हैं। तो हो सकता है कि मेरा थ्रोट चक्र भी जागृत हो चुका हो, बट मेरे को अभी पता नहीं कि ये सब की टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है। और एक मणिपुर नाम का चक्र भी होता है, जहाँ से आत्माएं अंदर घुसती हैं और बाहर निकलती हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, जीवित जब इंसान जीवित हो तो कहाँ से निकलती है बाहर, तो उसमें लिखा हुआ था मणिपुर चक्र से निकलती है। तो और होता है, और बहुत सारे चक्र होते होंगे। एक कोई अनाहत चक्र भी होता है शायद, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं इस वर्टिब्रल। तो ये खोपड़ा होता है ना, खोपड़े से लेकर पूंछ तक, खोपड़ा मतलब कपाल, और कपाल से लेकर पूंछ जो होती है गांड के छेद के पास में होता है एनल बोन। तो ये जो कंकाल होता है इंसान का, जिसकी शेप बड़ी स्पर्म्स की जैसी होती है, ऊपर से गोल होता है फिर, तो इसके अंदर मेन 5, 6, 7 चक्र होते होंगे, मुझे पता नहीं, मैंने अभी डिटेल स्टडी नहीं करी, मैंने अभी स्टडी करी नहीं है, मैंने अभी तो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो क्या कहते हैं, कुंडलिनी फुंडलिनी जो एनर्जी होती होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह तो गई है,
डायरेक्ट किया है मैंने, बट मेरे को इसको फुल फ्लेज्ड रूप से यूज़ करना भी नहीं आता है। बाकी सुनने में आया है बड़ी शानदार चीज़ होती है, तो करेंगे जब करेंगे। तो एक तो कैंडल गेजिंग से मैंने अपनी कुंडलिनी एनर्जी को फील किया, और फील करने के साथ साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह भी डाला, और उसको कुछ किया, बट मुझे पता नहीं क्या किया, क्योंकि मैंने जो किया वो अपने आप हुआ। मैंने सोच समझ के कुछ नहीं करता हूँ मैं, अपने आप होता है जो होता है। उसके बाद फिर मैंने मिरर गेजिंग भी कर रखी है। भांग में धुत होकर मिरर गेजिंग करने से क्या होता है वो बताना चाहता हूँ मैं, कि जब कोई इंसान भांग में धुत होकर अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जला ले, और उस मोमबत्ती की रोशनी के अंदर खुद अपनी शक्ल को आईने में निहारे और घूरे, अपनी आँखों में आँखें डाले ऐसे करके बहुत देर तक बिल्कुल बिना पलक झपकाए, तो उससे क्या होता है ना, उससे पीनल ग्लैंड भी जो होता है ना, ये इस पे भी प्रेशर पड़ता है, बट इसके साथ साथ ये पूरा होता है, इसको बोलते हैं गुरु चक्र। ये जो होता है फोरहेड, इसको बोलते हैं गुरु चक्र। तो मैंने ये चीज़ फील करी है कि अगर कोई इंसान, मतलब मैं कोई इंसान के बारे में नहीं बता सकता मैं, अगर मैं 5, 6, 7 दिन मिरर गेजिंग कर लूँ तो मेरा जो फोरहेड होता है वो क्या बोलते हैं, थोड़ा टोन अप हो जाता है, मतलब बड़ा लगने लगता है, दिखने लगता है, और एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है मिरर गेजिंग करने से सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता होगा। आई सपोज विद रिस्पेक्ट टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो एनर्जी मैंने फील करी, एनर्जी उर्फ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है ना, तो उससे मुझे ये फील होता है कि मिरर गेजिंग करने से सहस्त्रार चक्र जो होता है, 7 चक्र पग्र अर्थात गुरु चक्र, वो थोड़ा जागृत होता है। और इसी के साथ साथ एक बीमारी भी होती है, उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इन कॉन्शियस स्टेट। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन कॉन्शियस स्टेट, कि इंसान को पता होता है कि उसका शरीर सिर्फ उसी की आत्मा का घर नहीं है। कोई भी 2 टके की चूतिया चपाड़ी या फिर इंटेलिजेंट आत्मा उसके शरीर में कभी भी एंटर कर सकती है और कभी भी निकल सकती है, और कभी भी वो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है खुद की आत्मा को, जिसके पास ये शरीर बहुत ज़्यादा टाइम से है। इसी को बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, कि इंसान खुद के शरीर में भी खुद नहीं रह पाता, डीपर्सनलाइज हो जाता है। क्योंकि उसके शरीर में कोई भी घुस जाता है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब चांसेस हैं कि कोई भी घुस जाए, बट घुस जाते हैं लोग। और उसकी वजह से क्या होता है ना, इंसान अपना खुद का अस्तित्व नहीं पहचान पाता। और ये अकेला मेरे साथ नहीं है, ये सबका ही नाटक है। क्योंकि सच बात तो ये है कि इंसान का जो शरीर होता है, ये सिर्फ एक चैनल होता है, एक मीडियम होता है, एक वाहन होता है। आत्मा जो होती है वो एक शरीर में पैदा होती है। कुछ लोग तो बच्चे पैदा करने के लिए बच्चे पैदा नहीं करते हैं, कुछ लोग तो चौदमपट्टी मज़े मारने के लिए करते हैं, बच्चे अपने आप पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग जो थोड़े इवॉल्व्ड होते हैं वो सोचते समझते हैं कि बच्चे क्यों पैदा करने हैं, तो हो सकता है कि उनमें आत्माएं उनके ख़ानदान की आती हों। कुछ लोग होते हैं जो है ना स्पेशली बच्चे पैदा करवाते हैं कुछ आत्माओं को टिकाने के लिए, या फिर कुछ आत्माओं को पैदा करते हैं। तो इस तरीके से जो आत्माएं, जो शरीर होते हैं, जैसे जो मांस का लोथड़ा भोंसड़े से निकलता है, तो वो मांस का लोथड़ा जो होता है वो कभी कभार है ना मरा हुआ भी निकलता है। फिर है ना जो नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, वो थप्पड़ थप्पड़ मार के उसका शरीर ऑन करते हैं, है ना। तो आत्मा शरीर बदल भी सकती है। आत्मा चाहे तो शरीर में घुसकर थोड़े दिन रुककर फिर वापस किसी दूसरे शरीर में भी जा सकती है। आत्मा अगर चाहे तो जिस आत्मा पे इतनी कैपेबिलिटी हो तो वो कर सकती होगी, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया नहीं। बट डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर जो है, जिसको डिसऑर्डर बोला गया है, तो वो बहुत कम लोगों को होता है। वैसे अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एवरीबॉडी इज़ डीपर्सनलाइज्ड, क्योंकि जो ये थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो शरीर होता है वो सिर्फ एक चैनल होता है, एक मीडियम होता है। हाँ, ये है कि कुछ लोग होते हैं
जो अपने शरीर पर अपना खुद का आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका शरीर सिर्फ उनका है। बट हर बाप का बाप होता है, हर बाप का बाप होता है और हर कुत्ते का दिन आता है। तो मजबूत से मजबूत इंसान के अंदर भी पोजेशन हो जाता है ना। और कहानियाँ भरी पड़ी हैं इतिहास में कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा इंसान क्या, भगवान और शैतान भी गलतियाँ करते हैं। कहाँ से करते हैं गलतियाँ? ऐसे ही करते हैं गलतियाँ। गलती का कोई पेड़ थोड़ी ना होता है जिसका फल खाकर गलती करी जाए। गलती अपने आप नहीं होती है, बट ये है कि हर बाप का बाप होता है और हर कुत्ते का दिन आता है। तो कुत्ता जो शब्द है वो फेमस किया है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल ने, जिनका कुछ समय पहले इंतकाल हो चुका है, जिन्होंने 2 बीवियां रखने के चक्कर में खुद का धर्म परिवर्तन किया। जबकि धर्मेंद्र सिंह देओल जो हैं वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं थे। सरकारी नौकरी में जब इंसान होता है तो उसमें क्या होता है ना, कानूनी तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी सरकारी अफसर जो है उसको है ना 2 शादी अलाउड नहीं है, या फिर अगर वो 2 शादी करता है तो उसको दूसरा लॉ लेना पड़ता है, उसको मुसलमान बनना पड़ता है। उसमें अलाउड है 4 शादियाँ। तो उसमें भी जो शादी पहली करी जाती है उसी को सरकार मान्यता देती है। तो धर्मेंद्र सिंह देओल ने सनी देओल और बॉबी देओल की जो मम्मी होगी उसके अलावा एक और इंसान से शादी करी जिसका नाम हेमा मालिनी है। अभी जिंदा है शायद वो, अभी तो शायद जिंदा है वो, पार्लियामेंट में भी बैठती शायद, मेरे को आइडिया नहीं है। वहाँ हेमा मालिनी के एक इंटरव्यू में लिखा था। अब हेमा मालिनी के इंटरव्यू में एक चीज़ बताई थी जो मैं यूज़ करता हूँ, अभी भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। हेमा मालिनी ने बोला था कि उसकी स्किन टोन जो है उसका राज है कि वो है ना चने के आटे के अंदर नींबू का पानी, नींबू का रस और थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक मिलाकर नहाती है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कभी कभार, बट मेरी स्किन क्वालिटी तो बहुत शानदार नहीं है क्योंकि मैं रोज़ ये काम नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। तो जो मैं बोल रहा था वो मैं बोलते बोलते रास्ते भटक जाता हूँ, क्योंकि क्या है, मैं एक ज़माने में उच्च कोटि का भंगेड़ी हुआ करता था। उच्च कोटि का भंगेड़ी हुआ करता था कि 6-6, 7-7 महीने में 24-24 घंटे भांग के नशे में रहता था। इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ मैं कि 24-24 घंटे 6-6, 7-7 महीने, और वो भी 24/7 कोई इंसान भांग के नशे में कैसे रह सकता है? बता रहा हूँ, ऐसे रह सकता है कि सुबह उठते ही भांग खा ले और सोने से पहले ही भांग खा ले और बीच में भी भांग खाते रहे। तो ऐसे 24/7 हो जाता है। फिर 6-6, 7-7 महीने ऐसा टेन्योर चलता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, हो चुका है पहले, अभी तो नहीं, अभी तो मैं थोड़ा मेरा बिल्कुल रूटीन चेंज कर रहा हूँ। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले तो मैं कुछ कोशिश करता नहीं था, जो होता था अपने आप होता था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चेंज करने का। तो पहले जैसे होता था 5-5, 6-6, 7-7 महीने में दारू पीता था, तो 24 घंटे दारू, और कुछ ऐसा होता था कि 6-6, 7-7 महीने में 24 घंटे भांग। तो ऐसा मेरे लाइफ में हो चुका है। तो मैं उच्च कोटि का भंगेड़ी भी हूँ और उच्च कोटि का दरुआ भी हूँ। दरुआ, एल्कोहलिक, इथेनॉलिक। तो बात हो रही थी कैंडल गेजिंग, मिरर गेजिंग एंड इनर आई गेजिंग। इनर आई गेजिंग में क्या होता है, आंख बंद करते हैं और अंधेरे में बीच में फोकस करते हैं। तो ये तीनों जो टेक्निक्स थी, ये मेरे को एक हैंडआउट में मेरे मामा ने दी थी। उस हैंडआउट में लिखा हुआ था कि ओशो रजनीश नाम का जो लौंडा है वो भी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करता था फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको मेरे को पता पड़ा कि ये हठ योग कहलाता है। हठ योग के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। तो अभी मैं ये किताब खरीदी मैंने, ये यहाँ से देखने में उल्टी नज़र आ रही है। तो ये जो भी है हठ योग की किताब, अब मैं इसको पढ़ूँगा। ये साली 700 रुपये की किताब है, पढ़ना तो पड़ेगा इसको। तो इसमें बहुत सारे चुप्टर हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं कभी बोर हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, मेरे को नींद आने लगती है और मैं बोर हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक को पढ़ते पढ़ते वीडियो लेक्चर्स बनाए जाएँ। वीडियो लेक्चर, ऐसे लेक्चर
कि पहले तो जो बुक में लिखा है उसको पढ़ें और उसके बाद देखें कि बुक जिसने लिखी है उसको क्या समझ में आया। उसके बाद फिर उसको पढ़कर मैं देखूं और मैं सोचूं कि मुझे क्या समझ में आया, और फिर दोनों की समझ को कंपेयर करते हुए मैं बकवास करूं मेरे कैमरा फ़ोन की लेंस के सामने, कि अपने कैमरा फ़ोन की लेंस को बताऊं कि देखो इसको ये समझ में आया और मुझे ये समझ में आ रहा है। अब सच क्या है और झूठ क्या है और सोच समझ क्या है ये मुझे नहीं पता। तो अभी मैं पहला चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। पहले चैप्टर का नाम है आसन। आसना, आसन मतलब आसन, अब कौन सा आसन ये नहीं पता। अब इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है सैल्यूटेशन टू शिवा। तो इसमें क्या लिखा है देखें। कहाँ गया यार, ये जो लिखा हुआ था ये तो कहीं दिन ही नहीं रहा। ये रहा, मगर ये जो फर्स्ट लिखा हुआ ना इसके पहले बहुत सारा, ये जो आदमी है कौन है ये आज है कोई, इसने बहुत कुछ लिख रखा है। कम से कम 10-12 पेज का आइटम छोड़ दिया मैंने कहा चैप्टर 1 से पढ़ें, प्रीफेस को बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें लिख रखा है चैप्टर 1 इंग्लिश में, संस्कृत भाषा में लिख रखा है अथ प्रथमोपदेशः, मतलब यह प्रथम उपदेश है। अब इसमें लिख रखा है सैल्यूटेशन टू शिवा वाला, अथ हठ योग प्रदीपिका। अभी संस्कृत में नहीं बोलूँगा क्योंकि क्या संस्कृत भाषा को बोलने में ना काफ़ी तकलीफ होती है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। तो मैं अंग्रेजी भाषा में बोलूँगा। फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ूँगा मैं सिर्फ, बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें दुनिया भर के, पता नहीं 500-600 चैप्टर होंगे, पता नहीं कितने हैं, देखें गिने एक बार, देखें कितने चैप्टर हैं इसमें। हैं बहुत सारे हैं यार, चलो छोड़ो। अभी जो है चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ूँगा मैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सैल्यूटेशंस टू द ग्लोरियस प्राइमल गुरु श्री आदिनाथ हु इंस्ट्रक्टेड the knowledge of Hatha Yoga which shines forth as a stairway for those who wish to ascend to the highest state of yoga, Raj Yoga। तो इसमें जो ये मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, तो इसमें इस ऑथर ने ये लिखा है कि ग्लोरियस प्राइमल गुरु का मतलब ओरिजिनल गुरु, प्राइमोर्डियल होगा, हो सकता है प्राइमोर्डियल भी हो। तो बाकी इसमें फिर है ना, गुरु के बाद इसमें लिखा है श्री आदिनाथ। तो ये आदिनाथ वादिनाथ वर्ड तो मैंने कहीं सुना नहीं। हु इंस्ट्रक्टेड द नॉलेज ऑफ हठ योगा विच शाइन्स फॉर्थ। तो हठ योगा का नॉलेज जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमल गुरु ने ग्लोरीफाई किया और सब और दूसरे इंसानों के लिए एक सीढ़ी यानी स्टेयरवे का निर्माण किया, जिससे कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ योगा यानी राज योगा तक पहुंच सके हर कोई इंसान। ऐसा लिखा हुआ है। तो और भी कुछ जगह में श्री आदिनाथ इज़ वन ऑफ द नेम्स गिवन टू लॉर्ड शिवा हु इज़ सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इन तंत्रा there is concept of Shiva and Shakti. Shiva is the eternal consciousness of the cosmos and Shakti is the creative power. The cosmic consciousness of a universal spirit is known by many names. In Samkhya philosophy, it is Purush. In Vedanta, it is Brahman. In Shaivites, the Shaivites call it Shiva. The Vaishnavites call it Vishnu. It is one and the same and the original source from which creation and sentient beings evolved. It is that power which resides in all. That force is known as the Guru because when the realization of its existence dawns, it takes one out of the darkness of ignorance into the light of reality. The Nath sect of yogis called it Adinath.
primal master or the protector. Swatmarma, the author of this text, belonged to the Nath sect. Therefore, he respects Shiva in the form of Adinath. All knowledge, without exception, emanates from Adinath. Tantra and every branch of yoga came from the source, and traditionally the expounder is known to be Shiva. Sanskrit scriptures always start with salutation to the supreme state of being. However, the Avadut Gita, which is Vedantic in philosophy, gives another point of view. Dattatreya says, "How shall I salute the formless being, indivisible, auspicious and immutable, who fills all this with his self, and also fills the self with his self. Shiva, the Absolute, is ever without white and other colors. This effect and cause are also Supreme Shiva. I am thus the pure Shiva, devoid of all doubt. O beloved friend, how shall I bow to my own self, in myself?" क्वेश्चन मार्क. तो इसमें इस टेक्स्ट का जो लेखक है उसका नाम है स्वतमरामा. वो बोलता, वो आदिनाथ सेक्ट, किसी नाथ संप्रदाय का इंसान होगा. तो उसने आदिनाथ नाम से वो बोल रहा है लॉर्ड शिवा को, और वो क्या कहते हैं, एक्सपाउंडर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज इज शिवा, ऐसा बोला उसने. ये वो इधर जो शॉर्ट मारामा है वो ही इज़ बोइंग बिफोर लॉर्ड शिवा, बट दत्तात्रेय is not bowing before any Lord Shiva, but he is asking to himself a question. This is a very serious problem कि कोई भी इंसान जब किसी इंसान के आगे झुकता है, या फिर किसी चीज़ के आगे झुकता है, किसी आत्मा के आगे झुकता है, या फिर किसी के आगे नहीं झुकता, अपने आप के आगे झुकता है, या फिर हाँ यही. अब चलो बंद करें, यहाँ बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, हम बाद में पढ़ेंगे आराम से. बट अब मिरर गेजिंग से कुछ याद आया. मैंने कहा जब मैं 2016 में जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई, तब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब पर. उसमें लिखा हुआ था कि कलयुग जो होता है, कलयुग नाम का जो एज है, उस एज में कोई भी गुरु बनाने लायक इंसान नहीं मिलेगा इस दुनिया में. इसलिए इंसान को अगर कुछ सीखना है तो उसको, है ना, क्या बोलते हैं, मिरर गेजिंग कर लेनी चाहिए. मतलब गुरु की आत्मा को अपने खुद के अंदर उतार लेना चाहिए. जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि जो गुरु होता है, गुरु के सर पे गुरु का गुरु बैठा होता है, और गुरु का जो गुरु होता है वो कभी भी सर चेंज कर सकता है ना. तो मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा था कि कलयुग इतना बेकार समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कलयुग जब कोई भी इंसान गुरु बनने लायक नहीं होगा. तो उस समय अगर किसी को गुरु बनाना हो, या फिर किसी को ऐसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आईने में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए और खुद की ही पूजा करनी चाहिए, खुद के ऊपर ही फोकस करना चाहिए. तो मिरर गेजिंग इज़ वन ऑफ द टेक्निक जिससे इंसान खुद से सब कुछ सीख सकता होगा. मुझे पता नहीं, ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा है. बट मैंने बहुत सारी मिरर गेजिंग करी भांग में धुत होकर, तो मैं हो गया डीपर्सनलाइज. तो डीपर्सनलाइजेशन इज़ एनलाइटनमेंट्स इवल ट्विन. इंटरनेट पे ऐसा लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब पर कि डीपर्सनलाइजेशन जो डिसऑर्डर है वो इनलाइटनमेंट का इवल ट्विन है. इवल ट्विन इसलिए है क्योंकि व्हेन अ पर्सन बिकम्स डीपर्सनलाइज, he doesn't own a single guru. Any fucking or not fucking anybody can
enter him and teach him whether anybody might be a अच्छा इंसान और बुरा इंसान, he can teach anything. तो डीप पर्सनलाइजेशन को इसलिए इनलाइटनमेंट का इवल ट्विन बोला गया है कि क्योंकि जब इंसान का खोपड़ा हर प्रकार की एनर्जीज़ के लिए ओपन हो जाए, तब विभिन्न विभिन्न प्रकार की एनर्जीज़ हैं, जितने आसमान में तारे हैं, जितने मेरे झांटों में बाल हैं, और जितना भी पॉसिबल और परसीवेबल क्रिएशन है, तो उतनी प्रकार की आत्माएं होती हैं, और हर आत्मा डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। क्योंकि अगर हर आत्मा डिफरेंट और यूनिक नहीं होती तो फिर वो अलग ही नहीं होती, फिर उसको एक ही बोलते। तो डीप पर्सनलाइजेशन इज एनलाइटनमेंट्स इवल ट्विन, बिकॉज a deep personalized soul or the deep personalized Homo sapien gives free passage to every soul for development of his soul, कि अपनी आत्मा को एनरिच करने के लिए वो किसी भी प्रकार की आत्मा को वेलकम करता है। फिर वो आत्मा अच्छी हो बुरी हो, वो आत्मा अच्छी चीज़ सिखाए बुरी चीज़ सिखाए। वैसे अच्छाई और बुराई के बीच का डिफरेंस जो है वो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया है। आज की तारीख में अगर 5 इंसान, मतलब आज की तारीख में अगर 100 इंसान हैं दुनिया में, तो वही 49 और 51 मेजॉरिटी माइनॉरिटी वही चलता है दुनिया में। जो लोग ज़्यादा जो लोग जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, या फिर जो लोग जिन लोगों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब मर्ज क्वालिटी क्वांटिटी जिन लोगों की चलती है, वो लोग जो बोलते हैं या फिर वो लोग जो चाहते हैं वही होता है। अच्छाई और बुराई में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छाई और बुराई में कोई डिफरेंस नहीं होता। बहुत लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी होती है, बहुत लोगों के लिए वो चीज़ बुरी भी होती है। तो अच्छाई और बुराई में कोई डिफरेंस नहीं होता। बात सिर्फ खुद के एंजॉयमेंट की होती है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए जब तक नहीं सोचता, तब तक नहीं सोचता जब तक उससे कोई उल्लू सीधा ना हो रहा हो। तो जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं, जो लोग गुट बनाकर ग्रुप्स में रहते हैं, उनका भी एक कारण होता है ग्रुप में रहने का, क्योंकि अकेले रहने में उनका कोई काम होता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गुट बना के रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। मैंने नहीं, एक मूवी है हॉलीवुड की मूवी है, और उसका नाम है एक्स-मैन। तो उसमें है ना बहुत सारे ऐसे म्यूटेंट्स होते हैं जिनके पास म्यूटेंट के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो वो आपस में मिलकर रहते हैं, जिससे कि अगर कभी सारे म्यूटेंट्स का बाप आ जाए तो सब मिलकर उस पर हावी हो सके, और किसी को भी क्या बोलते हैं नुकसान ना हो। तो वो एक कहानी सुनी थी बचपन में कि है ना, जो छोटी लकड़ियाँ होती हैं, तो एक लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, 2 लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, 3 लकड़ी को तोड़ सकता है। ऐसे सारी लकड़ियाँ अगर जुड़ जाएँ तो तोड़ने में दिक्कत आती है। बट ये है कि ब्लेड से काट सकते हैं, हथौड़े से तोड़ सकते हैं, कुल्हाड़ी से काट सकते हैं, पेट्रोल ला के आग लगा सकते हैं लकड़ियों को, कुछ भी कर सकते हैं। अगर जैसा है ना, अगर किसी को गेम ओवर करने हो तो फिर लकड़ियाँ बंधी हुई हों, साथ में हों, डिस्पर्स हो जाएं, या फिर ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि है ना दूर दूर बैठते हैं और कांटेक्ट में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं वो फिर भी कांटेक्ट में रहते हैं। वैसे हिंदुस्तान तो चूतियों का देश है, और हिंदुस्तान में मेरा एक सपना है कि मैंने कहा जितने धब्बे चांद की सतह पर नज़र आते हैं ना, गड्ढे धब्बे, मतलब वो गड्ढे हैं, क्रेटर्स बोलते हैं उनको। वैसे जो निकोला टेस्ला नाम का जो लौंडा था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, तो उसने है ना रशिया जाकर, वहाँ पर रशिया में एक जगह है सर्बिया, वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट्स है, तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे
स्केलर टॉनिक्स के। तो उसने भी वैसे गोल गोल गड्ढे उर्फ धब्बे सर्बिया की ज़मीन पर बनाए थे। तो उससे ये पता पड़ता है कि इंसान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि जैसे धब्बे चांद की सतह पर बने हुए हैं ना, वैसे धब्बे हिंदुस्तान की धरती पर भी बन सकते हैं। तो आज इतना ही कर सकते हैं। मैंने भांग नहीं पी है, बट मुझे भांग चढ़ने की फीलिंग आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे पता नहीं, बट है ना मैं है ना हल्का हल्का सा लूज़ होता जा रहा हूँ, रिलैक्स होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं छोड़ चुका हूँ। मैं भांग पीना और दारू पीना छोड़ चुका हूँ। भांग खाना एंड दारू पीना मैं छोड़ चुका हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, करीब 10 दिन हो गए। 22 तारीख से छोड़ा मैंने, 21 तारीख से। 21 तारीख को तो मैं ट्रेन में था, छुक गाड़ी में। 20 तारीख को मैंने दारू पी ली। 21 तारीख को मैं ट्रेन में था और 22 तारीख से मैं 21 तारीख से छोड़ चुका हूँ मैं। आज शायद 28-29 तारीख है। तो बट ये है कि मेरे को हल्का हल्का नशा चढ़ रहा है। कोई बात नहीं, अब कुछ खाऊंगा पीऊँगा, एंजॉय करूँगा। चलो बाय, गुड नाइट।